ओके, हारिस हाशमी आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा, हाँ, अभी तक क्लियर है बात? जी ओके, गुड। अच्छा, तो इसका हो गया। तो v किसके बराबर होगा सीरीज में? v इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, तो इसमें से ई बी को निकालो, तो ई बी किसके बराबर होगा इस इक्वेशन में? ई बी किसके बराबर होगा इसमें? v इज इक्वल वी टू, माइनस इक्वल टू वी माइनस हाँ आई ए आर ए। ठीक है, गुड। ठीक है, आई ए आर ए। तो इट मींस जो हमने ये इक्वेशन जो निकाली थी, ये वाली, या जिसको यूं ये वाली इक्वेशन कह लें, इसमें अगर मैं ई बी को रिप्लेस कर दूं, पॉसिबल है? बात समझ में आई या नहीं मेरी बात? नहीं सर, ये जो आपने कहा ई बी को रिप्लेस कर दूं वो नहीं समझ में आई। हाँ, ये नहीं आई, ठीक है। मैंने कहा कि ये ई बी इसके बराबर है ना, ये यहां तक तो बात जी क्लियर है। और बिल्कुल यहाँ पे क्लियर। हमने क्या कहा था, स्पीड इज इक्वल टू ई बी ओवर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे ही था। तो इसमें जी मैं ई बी को रिप्लेस कर दूं, ई बी किसके बराबर है? वी माइनस आई ए आर ए। तो इट मींस मैं यहाँ पे ई बी की जगह ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई है। बन गई। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय फ्लक्स। अब जो फ्लक्स प्लस क्या है, फ्लक्स किस पे, फ्लक्स की यहाँ पर जो आपके पास किस पे डिपेंडेंट था? मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो वो किस पे डिपेंडेंट था? वर्ल्ड वर्ल्ड करंट पे। हाँ, करंट पे। कौन से करंट पे? दो करंट अभी घूम रहे हैं ना, एक है आर्मेचर का करंट, दूसरा है फील्ड का करंट। तो इसमें कौन सा करंट था? फील्ड करंट। फील्ड करंट। तो इट मींस ये जो आपका ये जो है रिप्लेस हो गया फील्ड करंट। तो ओवरऑल आपके पास जो स्पीड की इक्वेशन बनी, वो क्या बनी? स्पीड इज इक्वल टू v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय आई फील्ड। फील्ड करंट। दूसरे लफ्जों में हम यूं कहें कि ये जो स्पीड की आपके पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस के फॉर्म में। हालांकि स्पीड जो है वो मैकेनिकल मतलब रोटेशन है, मगर अब आपके पास क्या आ गया? आई ए आर ए, आई फील्ड और वोल्टेज। अब दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूं, इसको और भी आसान वर्ड में, कि अगर आपको स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो इन पैरामीटर्स को आप उसको रिस्पेक्टिवली कंट्रोल करेंगे। अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है, तो उसका मतलब है आपका जो है ना स्पीड भी कम होगी। हाँ, आपकी जो ये जो आई एफ है, फील्ड करंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है। मतलब फील्ड करंट जो ज्यादा होगा तो आपके पास स्पीड कम होगी, मगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? टार्क के। फील्ड टार्क के। बात क्लियर हुई या नहीं हुई अभी? मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, मैंने पहले इसमें आपको दिखाया क्या, टार्क के हिसाब से कि टार्क क्या है। दूसरे में हमने देखा फिर किसके हिसाब से देखा? स्पीड के। अब दोनों के आपस में रिलेशन है। अच्छा, हर एक का अलग अलग है, क्योंकि डीसी मोटर, आपका शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, हर किसी का अलग अलग है। इन चीजों को हम कहते हैं स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? जी हारिस, बात समझ में आई या नहीं? मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना स्पीड और जो आपके पास टार्क के दरमियान जो रिलेशन है, मतलब एक कम होगा दूसरा ज्यादा, कि इस चीज को हम कहते हैं स्पीड टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। और हर किसी के अलग अलग जी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई अगर मैं टार्क मिसाल लो कम हो रहा है, हर किसी का मोटर का अलग अलग हमें पता चल रहा है कि भाई डीसी मोटर में टार्क का रिलेशन किस तरीके है स्पीड से। मतलब अगर मैं ज्यादा लोड डाल दूंगा तो फिर उसमें स्पीड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमें उससे आइडिया हो जाता है। तो मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, ये तो हमने किया सीरीज के हिसाब से। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज के हिसाब से शंट और दोनों के हिसाब से यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है। अब क्योंकि ठीक। शंट में जिक्र हमने क्या किया था? शंट में हमने कहा था कि भाई जो आपके पास फ्लक्स है,
वो फिक्स है, उस वजह से उसको फिक्स फ्लक्स या कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहते हैं। तो उसमें जो आपके पास, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, तो वो आपने एज ए कांस्टेंट रख दिया, तो आपके पास स्पीड सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होगी, वोल्ट आर्मेचर करंट और वोल्टेज पे, इन दोनों के डिफरेंस पे स्पीड जो है डिपेंडेंट होगी। और सीरीज में फिर ऐसा नहीं है कि सीरीज में आपके पास वो आर फील्ड करंट भी है, आपके पास जो शंट, दोनों तीनों चीजें हैं, तो उन चीजों पर इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो ओवरऑल जो दोनों के फॉर्म में, जो ये जो पिछला मैंने बताया था, पिछली स्लाइड वाला, ये था जनरल, मतलब जनरल स्पीड की इक्वेशन। अब सीरीज और शंट के हिसाब से इसको हम देख रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया भाई, इसमें कहा कि भाई फील्ड जो है सीरीज में, जो शंट में जो फील्ड होता है वो फिक्स होती है, तो उसको हमने एज ए कांस्टेंट कर लिया, तो वेरिएबली जो हमें इक्वेशन मिली वो ये, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है ना कांस्टेंट नहीं है, फील्ड या आर्मेचर करंट सीरीज में, जो क्योंकि करंट सेम है, और जो आपके पास फील्ड और शंट दोनों सीरीज में, तो आप IA लिखें या कौन सा IF लिखें फील्ड करंट, तब भी बात सेम ही है। मगर हम IA की उसको नॉमेनक्लेचर को ले रहे हैं, तो आपके पास जो ये इक्वेशन बनेगी इसमें, ये बाकी इक्वेशन सेम ही है। आगे प्रॉब्लम्स में इसमें करवाऊंगा। तो इन दोनों के दरमियान क्या चीजें थी, मैंने अभी किसका जिक्र किया था, हारिस? मैंने क्या कहा था? याद नहीं आ रहा। हो क्या हो गया, मैंने किस चीज का जिक्र किया था, टार्क और स्पीड का मैंने जिक्र किया था ना, कि हर एक किसी में अलग अलग जिक्र होता है। हमने दो पैरामीटर निकाले ना, एक टार्क की इक्वेशन निकाली और एक स्पीड की निकाली, और इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन होता है। मतलब डीसी मोटर में अगर मिसाल लो लोड बढ़ता है या, तो उसके टार्क पे और स्पीड पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या जाता है, टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो डीसी पहले सबसे स्टार्ट करते हैं अगेन इसके स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स में, शंट से, डीसी शंट मोटर, द टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर इज शोन इन द फिगर 1। वो नीचे अभी मतलब दिया हुआ है, दिखा रहा हूं मैं आपको। अब जो इसमें पॉइंट लिखे हैं उसको समझ लें। एट नो लोड, मतलब जब कोई भी लोड ना हो, मतलब मोटर पे कोई भी, समझो कि खाली मोटर चल रहा है, ऐसे जिस तरह हम, आप समझो कि ऐसे यूं समझें कि आप बाइक क्या ऐसे खाली गन्ने वाली मशीन चल रही है, इसमें गन्ना लगाया नहीं है, ऐसे समझे, मतलब उस पर कोई भी लोड नहीं है। एट नो लोड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर इज TA0। TA0 मतलब इंडिकेट कर रहा है कि मतलब नो लोड, ठीक है। द मोटर रोटेट्स एट नो लोड स्पीड, जो N0, मतलब जब मोटर पे कोई लोड नहीं हो उस टाइम जो स्पीड होती है उसको हमने शो किया हुआ है N0 के N0, मतलब ये वो स्पीड है जिस टाइम कोई भी लोड नहीं है। बात क्लियर होगी? एज द लोड इंक्रीजेस द टार्क रिक्वायरमेंट्स आल्सो इंक्रीजेस, मतलब ऐसे ही है ना, जैसे वो जो अस्करी पार्क में जो मैंने जिसका जिक्र किया था कि पहले उसमें बंदे नहीं बिठाएं और खाली ऐसे चलाएं, तो उस टाइम कोई भी लोड नहीं होगा मिसाल। अब उसको क्या करें, बाद में वो जितने भी उसमें बॉक्सेस हैं, जितने लोग बैठ सकते हैं, उसमें फुल भर दें, तो आपके ख्याल में क्या बाद में पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा, मतलब उस पर लोड डल गया है, तो एज द लोड इंक्रीजेस तो टार्क की रिक्वायरमेंट हमें बढ़ जाती है। टू जनरेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द टार्क, मोटर हैज टू ड्रा मोर आर्मेचर करंट, मतलब मोटर पे जब लोड पड़ता है तो उस डीसी शंट मोटर में क्या होता है, उस जो एक्स्ट्रा टार्क जनरेट करना होता है, तो उसके लिए क्या करता है, वो करंट जो है ना ज्यादा कैप्चर करता है, ज्यादा ड्रा करता है फ्रॉम द बैटरी, जिस जो भी लगी हुई हो। बात क्लियर हो गई? जी बिल्कुल। अच्छा, एंड मोर, और हमने क्या रिलेशन पढ़ा था डीसी मोटर में, स्पीड में, स्पीड एंड टार्क रिलेशन, वो कैरेक्टर, ठीक है। स्पीड में क्या हो रहा था आपके पास, अच्छा, एज मोर आर्मेचर करंट कैन बी ड्रॉन इफ द मोर स्पीड डिक्रीजेस, फिर उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं। therefore as the load increases torque will also increase and
स्पीड डिक्रीजेस। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बिल्कुल आई। मतलब जब जैसे लोड लोड बढ़ेगा बढ़ेगा तो उसकी जो टार्क तो वो स्पीड तो कम बढ़ेगा हो जाएगी, मगर स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में आई? ये ऐसे ही समझो कि बाइक पे जी। पहले एक बंदे जा रहे हैं और फिर उसके बाद 2 बंदे या 3 बंदे बिठा दो तो इंजन में हेवी लोड पड़ जाएगा। तो वो स्पीड ज़्यादा कम हो। इंजन जो है ना फ्यूल ज़्यादा कंज़्यूम करेगी मगर उसकी स्पीड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब उतना फ्यूल कंज़म्पशन आप अगर बिगर लोड के करेंगे तो वो ज़्यादा उसकी स्पीड होती। ऐसे होता है नहीं? या इवन हवा जी का बिल्कुल होगा। कभी-कभी रुख होता है तो वो भी इस पे इम्पैक्ट करता है। तो सिमिलरली जो लोड जैसे हाँ। टार्क होता है, टार्क तो इंक्रीज़ हो जाएगा मगर स्पीड रिड्यूस हो जानी। हाँ, अगर इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जो डीसी शंट मोटर होता है ना, वो डिक्रीज़ हम्म। स्पीड में होता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। लिखा हो ना, हाउएवर द रिडक्शन इन स्पीड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ द लोड इज़ इंक्रीज़ फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, देयरफॉर प्रैक्टिकली द डीसी शंट मोटर इज़ आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड मोटर। कांस्टेंट स्पीड मोटर। अच्छा। पॉइंट समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, समझ में आ गई। तो ये आपके सामने जिसका ग्राफ का ज़िक्र हो रहा था वो ये है आपका टार्क, ये है आपकी स्पीड, ठीक है? सही। अब जैसे मिसाल दो नो लोड है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है और तो कोई टार्क ही नहीं है। नो लोड पे आपकी कुछ ना कुछ स्पीड है जिसको हमने क्या कहा था? एन नॉट, ऐसे ही था। एंड नॉट। जी। जैसे-जैसे लोड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? हम लोड बढ़ा रहे हैं। मैंने समझो कि ये आगे जैसे-जैसे बढ़े लोड बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? टार्क की रिक्वायरमेंट भी स्पीड कम हो बढ़ रही है। टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है मगर स्पीड में कितना फ़र्क आ रहा स्पीड है? कम हो रही है। स्पीड कम हो गई मगर इतनी ज़्यादा फ़र्क हाँ। नहीं पड़ रहा उसपे। ये देखें तो माइनर सही। सी चेंजेज़ है। अगर फॉर सपोज़ नो लोड पे इसकी सपोज़ करें कि 100 आरपीएम है, तो यहाँ पर ये कोई मतलब 90 90 आरपीएम 80। मतलब अब इसको यूँ समराइज़ करें कि नो लोड से लेके फुल लोड या मैक्सिमम लोड तक जो है, आपके पास जो स्पीड में जो है ना चेंजेज़ वो बहुत माइनर है। प्रैक्टिकली, आइडियली हम हम्म। उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो मत इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी स्पीड पे नहीं पड़ता। हम्म। तो इस वजह से इसका नाम ये भी है कि ये मोर और लेस जो है ना एक कांस्टेंट स्पीड है। इस पे जितना भी लोड रखोगे इसको ना स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है? ये किस केस के लिए? शंट मोटर में। शंट मोटर में शंट। कौन सा होता है? जिसमें आपके पास फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों किस में हो? दोनों किस पैरेलल में। नहीं किस तरीके से लगी हुई हो? पैरेलल या सीरीज? पैरेलल। पैरेलल में। नाम से ही ज़ाहिर है शंट मतलब पैरेलल, डीसी सीरीज का मतलब है अच्छा। कि सीरीज में कनेक्टेड। तो ये टार स्पीड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई आपको? जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि मैं आपको यूँ कहूँ जहाँ पर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो जाए, जहाँ पर आपको स्पीड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप कहेंगे लोड कम या ज़्यादा हो मगर इसकी स्पीड जो है ना, उतनी ही हो यूँ कहें कि तकरीबन कांस्टेंट रहे। तो ऐसी जगहों पे मोटर कौन-सा अप्लाई करना चाहिए? डीसी शंट मोटर। अब बात क्लियर हो गई? जी। ओके, अगर ये क्लियर हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना ऐसे नहीं निकला हुआ बातों से, ये जो इक्वेशंस बनाई हुई है ना, इन इक्वेशंस को आप हाँ। एक्सेल में या किसी में भी ड्रा करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये ग्राफ वैसे ही बन जाएगा। ये उन इक्वेशन से ही अच्छा। ग्राफ निकाला हुआ है। मतलब वो ये हम हवाई बातें नहीं है, मगर हम डायरेक्टली मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आइडिया हो आपको कॉन्सेप्ट आ जाए आपको। सर ठीक एक है? सवाल पूछ सकता हूँ? जी, जी, बिल्कुल। सर ये डीसी मोटर ये लगती है मतलब किस चीज में, किस जगह लगती है? बहुत सारी एक चीज़ों तो पे आपने। बहुत सारी जगहों पे अब मसला असल में डीसी मोटर का जो मैंने शुरू-शुरू में जब किया था डीसी मोटर के एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है डीसी मोटर्स का कि यहाँ पर ना इसमें स्पीड कंट्रोल जो है ना आपके पास काफ़ी ईज़ी है और आप कर सकते हैं ईज़ी कंट्रोल। मगर इसमें मसले-मसाइल हैं कुछ। इस वजह से आजकल जो है ना अब इंडक्शन मोटर भी है मगर इंडस्ट्रीज में बहुत सारी एप्लीकेशन में इंडस्ट्रीज में आज भी वो मोटर यूज होती हैं डीसी मोटर्स हेवी बहुत बड़ी-बड़ी डीसी मोटर्स यूज होती हैं और जो छोटे-छोटे एप्लीकेशन आप देख लें आप सिंपल मिसाल और ये ले लें क्या कहते हैं
मशीन होती है ना, जो खिलौने छोटे होते हैं या शेविंग जो मशीनें होती हैं, इसमें अंदर क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, इसमें मोटर्स लगे होते हैं, ये डीसी मोटर्स हैं सारे। ये भी एक इतनी मास प्रोडक्शन मिसाल लो, और आपके पास वो शेविंग जो मशीन चल रही हैं, इतनी सारी बाकी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, सब में मोटर्स लगे हुए हैं। या जिस तरह मैंने जिक्र किया उसका गन्ने की मशीन, अब हर किसी में डिफरेंट टाइप से, क्योंकि हर मोटर का अपना अपना है। डीसी मोटर्स का बस सबसे बड़ा जो नुकसान जो है ना, वो ये है कि इसका जो कम्यूटेशन है ना, जिसको जो मैंने जिक्र किया था, किस तरीके से वो रोटेट होता रहता है और उसके सप्लाई पावर जो डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होती रहती है, हर कॉइल से अलग अलग गुजरती है। हाँ। इसमें हाई करंट में अक्सर स्पार्किंग के ज्यादा चांसेस होते हैं, और ये उसका सबसे बड़ा सर दर्द होता है। आई बात समझ में? जी। ये सबसे डीसी, इस वजह से ये जो है ना आपके पास एसी मोटर्स में ये इशू नहीं होता, क्योंकि एसी मोटर में कम्यूटेटर्स वगैरह नहीं होते, वो डायरेक्टली बस कनेक्ट होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, मगर वो कनेक्ट होते हैं और वो मोटर रोटेट होना शुरू हो जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता ब्रशेस या कम्यूटेटर्स। मगर उसमें मसला ये होता है कि एसी मोटर्स को, क्योंकि वो एसी सप्लाई पे यूज होता है, उसकी जो कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म है ना, स्पीड को या टार को कंट्रोल करना, वो इतना आपके पास इजी नहीं होता। आई बात समझ में? सही। मगर आजकल के दौर में एक नई अप्रोच आ गई है, डिफरेंट वीएफडी वगैरह लगा के, एक नाम उसका अच्छा है, वेक्टर कंट्रोल मैकेनिज्म के नाम से। वो उसमें आपके पास ना काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब रिलेटिवली पहले पुरानी टेक्निक से अब ज्यादा कंट्रोलेबल है एसी मोटर्स, और इस वजह से ना एसी मोटर्स का अब दोबारा कहते हैं कम मतलब यूज होता है। और एसी मोटर का सबसे फायदा ये होता है कि एक तो कम्यूटेटर का इशू नहीं था, और जो दूसरे ये जो है ना मोटर्स बड़े ही वो क्या कहते हैं कि रोबस्ट है। रोबस्ट इस सेंस में कि ये जो काफी चेंजेस जो होते हैं वोल्टेज अप डाउन वगैरह में, ये इतने जल्दी खराब नहीं होते, इन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये बड़े रोबस्ट मोटर है। तो इस हवाले से वो एडवांटेज, अगर स्पीड और कंट्रोल इजीली आप कर सकते हैं, तो ये एसी जो मोटर है फिर आपके लिए आइडियल केसेस बन जाते हैं। आई बात समझ में? सही। इसमें मैंने कुछ एप्लीकेशन हैं स्लाइड में बताई हुई हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। अगर जहां पर भी मशीनरी या कोई भी आपको मैकेनिकल मूवमेंट करनी है, कंट्रोल करवानी है, तो मोटर ही मोटर हैं, और डीसी मोटर्स या एसी मोटर्स होते हैं। रोबोटिक्स कितनी बड़ी फील्ड है, आप देख रहे होते हैं रोबोटिक्स इतनी बड़ी की बड़ी इंडस्ट्री चला रहे होते हैं, ये सब की इसमें क्या हो रहा होता है, मोटर्स ही तो है। आई बात समझ में? जी। रोबोट्स के कार मैन्युफैक्चरिंग की या कभी ऐसी इंडस्ट्रीज देखी हैं, वीडियोस देखी होंगी कि उसमें किस तरीके से रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। तो देखा हूँ। उसके हर एंगल पे वो जो है आपका मोटर लगा हुआ है, और उस मोटर का जो है काम क्या होता है, स्पीड। आप रोबोट आर्म की तरह कभी मतलब बिल्कुल 90 एंगल पे या 0 एंगल पे हो रहा है, फिर कभी किस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये सारी चीजें फिर कंट्रोलिंग पे आ जाती हैं। या आपके जो कौन से आरसी जो जिसपे कैमरास लगा के उड़ाते हैं, क्वाडकॉप्टर्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी मोटर्स होते हैं, पंखे जो चलते हैं उनकी वजह से। तो ये सारी इनकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़े। जी। ओके, हमारे साथ और कौन है, मोहम्मद वसीम। ठीक है। अच्छा, डीसी मोटर, अब डीसी सीरीज मोटर, डीसी टार स्पीड टार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर आर एज शोन इन द फिगर 2, नीचे मतलब अगली स्लाइड में। वी नो दैट अब इनकी स्पीड जो है, इनकी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट है, मगर इनका टार्क जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, आर्मेचर करंट। मतलब अब क्या है, टार्क डिपेंडेंट कर रहा है स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, मगर जो आपकी स्पीड है वो इनवर्स ऑफ द आर्मेचर करंट, मतलब दोनों एक दूसरे से रिवर्स हैं। या टार्क बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है तो टार्क कम हो रहा है। सही। तो इसी चीज को नीचे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। दिस शोज दैट द स्पीड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द टार्क। ठीक है, जैसे टार्क इंक्रीज हुआ, स्पीड इसके स्लो हो जाएगी, और उसकी स्पीड में अच्छा खासा फर्क आता है, वो यहाँ पे देख लें उसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में। मतलब यूं हुआ, इसको उस आसान वर्ड्स में यूं कहेंगे कि आपके पास यहाँ पर नो लोड है, मतलब लोड नहीं है, उस टाइम इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी।
जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ये स्पीड इसकी रिड्यूस होती जाएगी, इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि इवेंचुअली अगर बहुत ज्यादा लोड बढ़ा ना तो 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक। हाँ ठीक है, तो इसमें नुकसान या फायदा क्या हुआ? नुकसान ये होगा कि अगर क्या नाम है लोड होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, मोटर रुक जाएगा। हाँ, मतलब इसके फिर है ना आप ज्यादा लोड भी नहीं ले सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये इसमें आप आइडिया लगाएं कि आप जो है ना इसको बिल्कुल ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर जा रहा है, इट मींस ये इनफाइनाइट चला जाएगा। मतलब आपको हमेशा इसको कुछ ना कुछ लोड लेके रखना है, इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ लोड होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इसकी नो लोड पे जो है ना कुछ भी नहीं लगा हो तो ये इनफाइनाइट तक चली जाएगा। और इनफाइनाइट का मतलब प्रैक्टिकली मतलब ये है कि करंट ज्यादा उसमें से जब पास होगा तो कॉइल जल जाएंगी, तो मतलब आप नो लोड पे चलाएंगी तब भी कॉइल जल जाएगी। और मगर इनकी लिमिट्स हैं, ऑपरेटिंग बैंड है कि किस बैंड से लेके। ठीक है, तो एक ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए। अब आगे हमारे पास है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर्स, इसमें क्या होता है, इसके टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से? The torque characteristics of DC compound motor is shown in figure 3। मगर डीसी कंपाउंड के कितने टाइप्स बताए थे मैंने? 2, याद है, लॉन्ग और शॉर्ट। मगर वो भी 2 और में जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं, एक डिफरेंशियल और दूसरा डेल्टा। अच्छा, अब इनके एग्जिट जो है ना यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट समझने के। अब इसके जो कॉम्बिनेशन है ना वो डीसी सीरीज और शंट दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि कंपाउंड है ही वो जिसमें दोनों सीरीज और पैरेलल हो कॉम्बिनेशन है इनमें दोनों। मगर इसके जो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो डिपेंड करते हैं आपकी सीरीज और शंट वाइंडिंग के ऊपर। मगर इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके हैं वो ये हैं कुछ इस तरीके से। सपोज करें कि आपके नॉन लोड बेस की स्पीड इनिशियली एन नॉट ये थी, जैसे जैसे टार्क बढ़ेगा मतलब लोड बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा, तो जो आपके पास कुछ इस तरीके से कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर है वो उसकी जो आहिस्ता कम होता जाएगा, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड है उसकी जो है टार्क के साथ जैसे जैसे टार्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी। इट मींस वो और भी ज्यादा पावर कंज्यूम करना शुरू कर देगा। बात समझ में आई या नहीं? हाँ आई। अच्छा, दैट्स गुड। अब इन चीजों के दरमियान अगर वो जो आपके पास आप पूछ रहे थे कि एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ शंट मोटर, वेरियस मशीन टूल्स जस्ट सच एज लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन्स, मैकेनिकल की सारी मशीनरी है। ये तो ये आप जॉब कर रहे हैं, आपने कभी इस तरह की मशीनें यूज की हुई हैं? हाँ मैं क्यों, ड्रिल मशीन लेथ मशीन ये सब क्यों, सब पे काम किया हुआ है। जी इनमें जो मोटर्स तो हैं या नहीं? हाँ है बिल्कुल है। तो उन मोटर्स में जो है ना वो ज्यादातर डीसी शंट मोटर्स हैं। आई बात समझ में? अब उनको मोटर को कभी अंदर देखेंगे, उनकी स्पीड जो है इट मींस उसकी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन इस तरह की जो होती है, इन पे लोड बेशक आप कितना भी डाल दें इनकी स्पीड मोरलेस कांस्टेंट नहीं होती है। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं ऐसे है भी या नहीं, मतलब आपने यूज बिल्कुल किया सही। है ऐसे ही होता है? नहीं होती मतलब उनकी स्पीड पे हाँ। कोई फर्क पड़ता है आप जब ज्यादा लोड डालते हैं तो? बहुत ज्यादा लोड नहीं डालते नहीं। तकरीबन सेम ही रहती है ऐसी ना? जी ठीक है, इसी तरीके से प्रिंटिंग मशीन, पेपर मशीन, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकल पंप्स वगैरह जो पानी के पंप्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो ऊपर लगे होते हैं, ये हो गए ब्लोअर्स या फैंस वगैरह, घरों में पंखे होते हैं, इस तरह की मशीनें जो होती हैं, जो डीसी फैन वगैरह होते हैं, इनकी स्पीड जो है ना कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब सीरीज मोटर्स कहाँ भी यूज होते हैं? इनके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हो गई, ठीक है, क्रेन्स हो गई, ट्रॉलीज कार्स, ये हॉर्स कन्वेयर्स, कन्वेयर बेल्ट वगैरह हो गए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं इनमें आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ लोड लगा होता है, क्योंकि डीसीवी मोटर में मैंने क्या कहा था,
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से हैं कि उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ लोड लाजमी कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट स्पीड, मैथमेटिकली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली तो कॉइल जल जाएंगी और वो मतलब खराब हो जाएगा। तो आपको हमेशा लोड जो है उस पर कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो क्रेन्स वगैरह इन पे ऑलरेडी इनका मैकेनिज्म कुछ तरीके से, तो कुछ ना कुछ लोड ऑलरेडी होता है, तो वो उस हिसाब से इनमें सीरीज मोटर्स यूज होती हैं। आई बात समझ में या नहीं? जी आई। अच्छा, कम्युलेटिव कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड मोटर्स हैं, उसमें डिफरेंट यूज होते हैं। जो एलिवेटर्स, रोलिंग मिल्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीजों में कम्युलेटिव मोटर्स यूज होते हैं, जो सीरीज और दोनों का मतलब कंबाइन इफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब इनमें आप सवाल ये हो सकता है भाई हम उस मोटर तो दोनों ही हैं, दोनों में स्पीड और कैरेक्टर्स कम कर रहे हैं, मगर फिर इतना डिफरेंस क्यों? हर किसी का अपना अपना है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें आपके पास जो है जो सीरीज में था, आपके पास क्या था, टार्क जो है ना, जितना आप करंट आर्मेचर में होता है उसके डबल मतलब स्क्वायर हो जाता है और उतना टार्क जनरेट होता है, मतलब टार्क आपके पास ज्यादा जनरेट हो रहा था। तो जैसे जैसे ये चीजें जो है ना, इनमें लोड बढ़ता है तो उसमें टार्क ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इस तरह के। तो उस हिसाब से आपको खुद ही स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वहां पे कौन सी चीजों में कितनी वेरिएबिलिटी है, मतलब आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके पास मिसाल तौर जो कार की कितनी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से फिर आपको खुद ही इनके दरमियान ना डिजाइन जब हम करते हैं तो डिसाइड करना होता है। जाहिर बात है, जब इनके इंजीनियर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, जब ये चीजें फर्स्ट टाइम उन्होंने डेवलप की होंगी, तो उन्होंने सारे टेस्टिंग वगैरह की होंगी और एक्सपीरियंसेस कभी भी फेलियर्स भी हुए होंगे, ऐसे नहीं है कि हमेशा वो सही आए होंगे, फेलियर्स होते हैं, रिसर्च करके आते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की चीजों को एक एक स्टैंडर्ड बन जाता है फिर बाद में वक्त के साथ साथ चलते चलते। ठीक है, तो मोटर का ठीक। हमेशा कोई ना कोई हार्स पावर होता है कि कितने हार्स पावर का है, उसका रेटेड वोल्टेज होता है, मतलब किस वोल्टेज के ऑपरेट करेगा। मिसाल लो जो खिलौने वाले होते हैं मोटर, वो तो मेरे ख्याल में 3 वोल्ट 6 वोल्ट या 12 वोल्ट पे होते हैं। जो बड़े क्रेन वगैरह होते हैं उनके वोल्टेज ज्यादा होते हैं, घरों में पंप्स होते हैं वो 24 वोल्ट, आजकल जो सोलर पे ज्यादातर चल रहे हैं तो 24 वोल्ट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के दरमियान होते हैं। तो वो डिफरेंट रेटेड वोल्टेज होते हैं जिसपे वो मशीन डिजाइन की गई है, मतलब उस मशीन की जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होगी ना, उस वोल्टेज पे होगी जो उसका रेटेड वोल्टेज है, इसको हम रेटेड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ फील्ड वाइंडिंग कौन ठीक। सी टाइप की है, वो सारा स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा कि भाई सीरीज है, शंट है, कंपाउंड में भी टाइप्स हैं कौन सी, इसके अलावा भी हैं। और फील्ड वाइंडिंग की जो टाइप्स दूसरी भी होती हैं कि वो कनेक्टेड किस तरीके से हैं, मतलब जो आपस में जो मल्टीपल लूप्स जो हमने दिखाए थे मैंने, उन लूप्स के आपस में किस तरीके से अरेंजमेंट, जो वाइंडिंग अरेंजमेंट कह लें, वो भी डिफरेंट टाइप्स की, वेव अरेंजमेंट, लेफ्ट, हर चीज का अपना अपना इम्पैक्ट होता है, वो मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है, हम उसकी इतने डिटेल में नहीं जा रहे। मगर ये सारी चीजें जो स्पेसिफिकेशन होती है मोटर की, जब मैन्युफैक्चरर आपको देता है तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं, उसका बेस आरपीएम कितना है, करंट कितना करेगा, और सारी रेटिंग वगैरह उसमें जो आपके पास लिखी होती है। तो आज के मैंने इस मोटर जो मोटर की ना टाइप्स, मोटर के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, बाकी एक और रह गया है, वो इस स्लाइड में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मैं उसको आगे लेक्चर में ना शेयर कर दूंगा। वो आपका है, अल्लाह भला करे, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, मतलब उसमें क्या होता है, आपके पास आर्मेचर को अलग सप्लाई लगाई जाती है और आपके पास जो फील्ड है उसको अलग सप्लाई लगाई जाती है, उसमें इन दोनों के दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, मतलब उसको अलग है। आप इजीली सेपरेटली एक्साइटेड में इजीली आप आर्मेचर का करंट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग दी जो स्टेटर जो फील्ड वाइंडिंग का करंट, और सिमिलरली फील्ड वाइंडिंग का करंट पे आप अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द आर्मेचर। ठीक है, मगर उनमें क्या है कि आपको 2 सप्लाई चाहिए होती हैं, और आपके पास मिसाल लो जितने मोटर से इन चीजों को फिर सप्लाईज को दोनों को मेंटेन करना, ये वो फिर उसके अपने अपने मसले मसाइल हैं। बाकी उसका जो है ना रेटेड हम देखेंगे, मेरे ख्याल में अभी ये चीजें मैंने बेसिक कवर कर ली। तो एक क्विक रिव्यू मैं कर दूं कि क्या हमने किया आज। मोटर्स
मोटर्स को देखा कि होते कौन से हैं, सीरीज मतलब क्या होता है, शंट मोटर्स कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं, फिर उनके जो है ना स्पीड और टार्क दोनों के इक्वेशंस को देखा जाए। अब ये इक्वेशंस हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम आगे जो हमारा आएगा नेक्स्ट स्टेप जो वो होगा प्रॉब्लम सॉल्व करना, कि मतलब हमें कुछ प्रॉपर्टी दी होंगी, भाई इसका रेटेड वोल्टेज है, इसका आर्मेचर करंट इतना है, फला इतना है, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी है। या दूसरे लफ्जों में यूं कहा जाए कि भाई मिसाल लो मैंने इतना इतना वोल्टेज, मुझे इतनी स्पीड चाहिए, बताओ मुझे वोल्टेज कितना अप्लाई करना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? जी ऐसे मिसाल लो आप भी कभी-कभी मिसाल लो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज में भी एप्लीकेशन होती है ना जहाँ स्पीड का बड़ा रोल होता होगा। जिस तरह कन्वेयर बेल्ट है। अब कन्वेयर बेल्ट में आपके पास ना वो ऐसे कभी-कभी मशीन थोड़ी तेज हो जाती है, तो वो मिस आगे वाली जो चीजें होती है ना, जो उस पे दूसरी चीज लगाते हैं, लेबल लगाते हैं या कोई ड्रिल फिलिंग करना होता है या जो भी कुछ करना है कन्वेयर बेल्ट से, अगर एक मशीन कन्वेयर बेल्ट अपनी स्पीड से थोड़ी भी ज्यादा तेज चल जाएगी तो आगे वाली जो है ना उससे मिस कर देगी, मतलब फिलिंग करना प्रॉपर नहीं कर पाएगी। ऐसा होता है, एक्सपीरियंस किया होगा शायद, ये मिस्टेक्स आती हैं। बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ क्या है, आपके होता पास स्पीड को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो स्पीड को फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जाहिर बात है आपके पास है क्या चीजें, वोल्टेज और करंट, किसका, आर्मेचर का और उसका फील्ड का। तो उसमें कितनी चेंजेस करना चाहिए कि कितना आपका आरपीएम चेंज होगा, वो कैसे हमें इन इक्वेशन से ही पता चलेगा, और वो हम इन इक्वेशंस को अभी यूज करते हुए अभी आगे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इससे आई होप कि आपको और भी बात क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हो इसी हवाले से तो बेशक पूछ लें। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, तो आज का लेक्चर फिर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। वैसे टाइम कितना, 8:30 हुए हैं। ठीक है, मैं इस लेक्चर को आज एंड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, मैं उसको डायरेक्टली प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, क्योंकि अब ये अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक, अभी कोई क्यूरी हो तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज मैं फिर लेक्चर को एंड करूंगा यहाँ पे। नहीं कोई सवाल आती। अच्छा, समझ में आ गया तभी सवाल नहीं है, बिल्कुल समझ में है तभी सवाल नहीं, कोई एक तो सिनेरियो नहीं होगा। नहीं, समझ में तो आया, मैं साथ साथ जवाब भी तो दे रहा था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को इतनी, कि कहीं जाएं तो नेक्स्ट टाइम आप उसी चीजों को देखें तो आपको बेहतर पता हो कि हाँ भाई ये ऐसे होता है। बाकी आप प्रैक्टिकली खुद चीजों जी को देख रहे हैं तो आप लोग और भी बेहतर चीजों को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी समझते हैं कि क्या आती हैं क्या नहीं आती, तो जरूर डिस्कस किया करें। एक दूसरे हमारी भी लर्निंग है, आप लोगों की भी उसमें एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा। ओके, फिर यहीं पे लेक्चर एंड करता हूँ और फिर अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।